बाबूजी, मैं रीना से शादी का वादा कर चुका हूँ। और तुम्हारे बाबूजी के वादे का क्या, जो उन्होंने अपनी जिगरी दोस्त से किया है? सिम्मी इकलौती बेटी है रामेश्वर भाई साहब की। सोचो जरा क्या क्या नहीं देंगे दहेज में। तो आप चाहती हैं कि मैं दहेज के लालच में उस लड़की से शादी कर लूं जिसे मैं प्यार ही नहीं करता? नहीं माँ, ऐसा तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम कहाँ कुछ कर पाओगे हमारे लिए, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। फिर उसके लिए चाहे तुम्हारे बाबूजी की नाक कटे या फिर तुम्हारी इकलौती बहन घर में कुंवारी बैठी रहे। ओफो माँ, अब इस सब में नंदिनी की बात कहाँ से आ गई? बात तो बनेगी ही ना। जब तुम अपने बाबूजी की मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी करोगे तो हर जगह हमारी थू-थू होगी। और फिर कौन शादी करेगा मेरी नंदिनी से, बताओ जरा। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। रीना पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, और जहाँ तक रही बात नंदिनी की, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद उसके लिए लड़का ढूंढ कर लाऊंगा और ऐसी धूमधाम से उसकी शादी करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। बस करो रवि, तुम अगर अपने माँ बाप के फैसले का सम्मान नहीं रख सकते तो फिर क्या मतलब है इन सब बातों का है? लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो तुम, इस घर का मुखिया और मालिक अब भी मैं ही हूँ। तो जो मेरी मर्जी से नहीं चलेगा उसके लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। रवि के पिता कैलाश को लगा था कि उनकी इस धमकी से रवि अपना मन बदल देगा और उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रवि ने फौरन अपने पिता का घर छोड़ दिया और फिर कुछ दिनों के बाद ही उसने रीना से शादी कर ली। रीना बिन माँ बाप की लड़की थी। हालांकि वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रवि को अपना परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन हालात के सामने किसी के ना चली। और फिर कुछ सालों के बाद, माँ, बाबूजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, हमें भैया को बुला लेना चाहिए। नहीं, तेरे बाबूजी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्या पता उसे देखकर इनकी तबीयत और बिगड़ गई तो वो और उसकी पत्नी हमारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकते, ये बात साफ है। असल में सुधा रवि की सौतेली माँ थी और नंदिनी उसकी अपनी बेटी, और अकेला बेटा होने की वजह से रवि के पिता का सब कुछ उसका ना हो जाए, इस डर से सुधा ने कभी रवि को उसके परिवार में लौटने का मौका नहीं दिया। रवि को याद करते करते उसके पिता एक दिन चल बसे, लेकिन तब भी सुधा ने रवि को खबर नहीं की। और जब कुछ महीनों बाद रवि को इसका पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। क्या मैं इतना बुरा हूँ रीना कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने तक का हक मुझसे छीन लिया गया? नहीं रवि, आप खुद को संभालिए। हमारी गलती बस इतनी सी है कि हमें अपने परिवार लौटने की कोशिश करनी चाहिए थी। माँ बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। हो सकता है वो हमें अपना ही लेते। रवि, हमने तब जो नहीं किया, मुझे लगता है अब जरूर करना चाहिए। बाबूजी के गुजरने के बाद माँ जी और नंदिनी अकेले पड़ गए होंगे। हमें जाकर उनका सहारा बनना चाहिए। रीना की बात को समझते हुए रवि ने अपनी माँ और बहन के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सुधा ने उसे वही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। ये देखो, जब बाप अस्पताल के बेड पर पड़ा मर रहा था तब तो कोई झांकने भी नहीं आया, और तो और बाप की अर्थी को कंधा देने तक की फुर्सत इनके पास नहीं थी। और जब तब नहीं आए तो अब क्यों आए हो? साफ साफ एक बात सुन लो मेरे पति ने जिंदा रहते ही तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, तो अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से। माँ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं, हम तो यहाँ, बस कीजिए। आप दोनों अब क्यों आए यहाँ? हमें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, बाबूजी के जाने के बाद हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, तो भगवान की खातिर हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए। प्लीज चले जाइए यहाँ से। नंदिनी, रीना तुमसे बड़ी है, रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है वो, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों का, ना हमसे और ना हमारे इस घर से, समझे तुम? अब इससे पहले कि मैं आसपास के लोगों को बुलाकर तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकालूं, चले जाओ यहाँ से। रवि और रीना को एक बार फिर धुतकार दिया गया, जिससे दोनों को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने पलटकर सुधा और नंदिनी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। दूसरी तरफ सुधा और नंदिनी इस बात को सोचकर राहत महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें रवि को उनकी जायदाद से कुछ देना नहीं होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ये सोच आगे चलकर उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये घर हमारे बाबूजी का है, आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। और आप ये किस लोन की बात कर रहे हैं? बाबूजी ने तो हमें कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, उन्होंने क्यों नहीं बताया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन करीब 1 साल पहले उन्होंने हमारे बैंक से एक बड़ा लोन ले लिया था अपने गिरते बिजनेस को संभालने के लिए, और उसकी सिक्योरिटी था उनका ये घर। पर हमें अफसोस है कि वो ना तो अपना बिजनेस बचा सके और ना ही ये घर। हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी मैं सोचूं कि पिछले 1 साल से तेरे बाबूजी की तबीयत क्यों बिगड़ती जा रही थी। मैंने कई बार पूछा उनसे, लेकिन मुझसे कभी नहीं कुछ कहा उन्होंने। लेकिन माँ, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब
क्या भैया को फोन करना चाहिए? हरगिज नहीं, वो क्यों करेगा हमारी मदद? हमारी इस हालत पर वो और उसकी बीवी हंसेंगे बस। ना ना नहीं, उसे तो हमें हरगिज फोन नहीं करना है। सुधा और नंदिनी को मजबूर होकर अपना अच्छा खासा घर छोड़कर एक किराए के छोटे से कमरे में आकर रहना पड़ा। रातों रात दोनों अमीर से गरीब हो गए। नंदिनी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी तो उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी और बस उसकी थोड़ी सी कमाई से ही अब सुधा और नंदिनी का गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन, जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ नंदिनी मैम, प्लीज सिट डाउन। जी थैंक यू सर। नंदिनी जी, मैं पिछले काफी समय से आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड यू आर ट्रेमेंडस। तो आई थिंक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाने का वक्त अब आ गया है। जी सर, मैं कुछ समझी नहीं। हम आपको प्रमोट कर रहे हैं। आज से आप हमारे स्कूल की न्यू प्रिंसिपल हैं एंड ऑब्वियसली इस नई पोस्ट के हिसाब से आपकी न्यू सैलरी भी डिस्कस करनी होगी। गरीबी से जूझ रही नंदिनी के लिए ये बेहतरीन मौका था। सैलरी और पोस्ट बढ़ने के साथ ही नंदिनी और उस स्कूल के मालिक शिवम, जो कि एक बड़े बाप का इकलौता बेटा था, उसके बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। और फिर एक दिन, आपने स्कूल तो बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप अच्छे से संभाल सकती हैं, इफ यू डोंट माइंड। जी बताइए सर। नंदिनी, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बेहतर जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिल सकती। सो विल यू मैरी मी? इस एक ही पल में मानो नंदिनी के लिए सब कुछ बदल गया। शिवम को वो भी दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी और जब सामने से शिवम ने उसे खुद ही प्रपोज कर दिया तो उसने भी फौरन हाँ कह दिया। सुधा ने भी सोचने में एक पल भी नहीं लगाया और फिर, माँ, मैंने शिवम से बात कर ली है। शादी के बाद आप भी मेरे साथ मेरे ससुराल में चलकर रहोगी। मैं यहाँ आपको किराए के मकान में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जुग जुग जिए मेरी बच्ची, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हर बुरी नजर से बचाए। शिवम और नंदिनी की शादी की तारीख तय हो गई, जिसे लेकर सुधा और नंदिनी बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन फिर ठीक शादी वाले दिन फंक्शन के बीच सुधा ने रीना और रवि को शिवम से बात करते हुए देखा और ये नजारा देखते ही सुधा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची की खुशियां तुम दोनों से देखी नहीं जा रही क्या? शिवम बेटा, इन लोगों की बातों में मत आना तुम। ये हमारे दुश्मन है और ये कलमुही रीना, ये तो जब से आई है हमारी जिंदगी में तब से सब कुछ गलत ही हो रहा है हमारे साथ। और आज देखो, इसे अपनी गरीब ननद की शादी तुड़वाने चली आई। छी छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस कीजिए आप। यहाँ कौन कैसा है मैं अच्छे से जानता हूँ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रीना मेरी चचेरी बहन है और उसी ने मुझे नंदिनी को जानने और समझने की राय दी। आज अगर मेरी और नंदिनी की शादी होने जा रही है तो उसके पीछे रीना और रवि जीजा जी का ही हाथ है। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, रवि जीजा जी इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारे स्कूल जैसे कई जाने माने स्कूल्स के ट्रस्टी भी हैं और वो हमेशा से आपको और नंदिनी को अपने साथ रखना चाहते थे। बुरे वक्त में आपका सहारा बनना चाहते थे, लेकिन आपने हमेशा इन दोनों को गलत ही समझा। लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूं। आज इस शादी में ये मेरे मेहमान बनकर आए हैं और इनके आशीर्वाद के बिना मेरी और नंदिनी की शादी कभी पूरी नहीं हो सकती। शिवम की बातें सुनकर सुधा से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी दुल्हन के जोड़े में पीछे खड़ी नंदिनी ने आगे बढ़कर रवि और रीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं शिवम जी, ये कोई मेहमान नहीं बल्कि मेरे भैया भाभी हैं और यहाँ मेरा कन्यादान करने आए हैं। क्यों भैया, मैंने सही कहा ना? नंदिनी की बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। फिर धूमधाम से नंदिनी और शिवम की शादी हुई और फिर सुधा भी खुशी खुशी रवि और रीना के साथ उनके घर में रहने लगी। ओफो, व्हाट इज दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है। मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभियों से एक ननद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननद की जगह 3-4 ननद होती तो आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं सारा दिन। जाओ, अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बनाकर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद नव्या अपनी भाभियों से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो अब तुम दोनों मेरा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी, आप मेरा हेयर स्टाइल बनाना और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। अभी मैं नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद नव्या तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसका मेकअप करती हैं। तभी छोटी भाभी नैना कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियां रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गंवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियां नहीं पहनी जाती? जी दीदी। फिर तैयार होकर नव्या ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी सोनम पोछा लगा रही होती है तो नव्या जानबूझकर मूंगफली के छिलके वहां गिरा देती है। दीदी, मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था और आपने। हाँ तो
सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। नव्या अपनी बड़ी भाभी सोनम का हाथ मरोड़ देती है। दीदी दीदी बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और फर्श को घिस लेती तो तेरा क्या जाता। लेकिन नव्या बेटी तू परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। ये देख लड़के की फोटो। नैतिक की फोटो देखते ही पहली ही नजर में वो नव्या को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नैतिक से हो जाती है। शादी के बाद नव्या अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसकी एक ननद रश्मि होती है, जो कि नव्या से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। और जो सब नव्या अपने मायके में अपनी भाभीयों के साथ करती थी, वही अब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन नव्या की ननद रश्मि उससे कहती है, ओफो भाभी, ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ। अब जल्दी जाओ या हाथ पांव टूट गए। लेकिन दीदी मैंने इतनी मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, उसे नहीं खानी तेरी ये बेकार सी सैंडविच। नव्या उसके लिए पास्ता बनाकर लाती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है, तो वो उसे कॉफी बनाने को कहती है। लेकिन जब रश्मि वो कॉफी पीती है तो उस कप को रश्मि जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है आपने, अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? चलो जाओ और अब मेरी सैंडल लेकर और मुझे पहनाओ, और हाँ उससे पहले यहाँ पोछा लगा दो। इसके बाद नव्या वो सब काम करती है, लेकिन उसके साथ ही उसे मायके में अपनी भाभीयों के साथ अपना किया हुआ बर्ताव भी याद आ रहा था। अब वो घर का सारा काम अकेले ही करती, साथ ही अपनी ननद के सारे नखरे भी सहती। अब उसे अपने मायके की बहुत याद आने लगी। एक रोज, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें आए हुए, और हमें हमारी प्यारी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभीयों की बात सुनकर नव्या उनके गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफी मांगती है। भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया था। आप पर क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ आ रहा है, जब मेरे साथ वो सब हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है दीदी। हाँ, अब तो हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सबकी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी नव्या से माफी मांगती है। इसके बाद नव्या अपनी भाभीयों के साथ कुछ दिन के लिए मायके आ जाती है, जहाँ वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।